नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तैयारी तुम्हारी बढ़िया चल रही होगी। नया सिलेबस भी आ चुका है आज, तो शायद आप सबने देख लिया हो। और अब ज़्यादा समय नहीं है, आप जुट जाओ तैयारी में। हल्के में ले रहे हो, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। कहीं आप रीट की तैयारी छोड़ दो और मेन थर्ड ग्रेड की के लग जाओ अभी से। उसके लगो, लेकिन रीट को हल्के में मत ले लेना आप, ठीक है ना? कभी कभी हल्के में लेना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो गाइज, आज का अपना जो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मध्य अरावली श्रेणी में ये अरावली पर्वतमाला है। मैंने बताया आपको कल भी, ये उत्तरी अरावली है, ये दक्षिणी अरावली है, और ये सॉरी, ये मध्य अरावली है और ये दक्षिणी अरावली है। मतलब अरावली को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना? बीच वाली मध्य, उत्तरी और दक्षिणी। तो अब यहाँ पे मध्य अरावली की बात कर रहा है, जिसका ज़्यादातर विस्तार अजमेर के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखें तो बी ऑप्शन होगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। दोस्तों, क्या आपको पता है मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके इधर तो है मारवाड़, है ना, और इधर है मेवाड़। तो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उसका भी आंसर बी ऑप्शन ही आएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में है? तो अजमेर और राजसमंद, इन जिलों में है। ठीक, याद रखेगा इसको। यहाँ पर जो एक शिखर है तारागढ़, इनका ही पार्ट है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का ही। लगभग 870 मीटर ऊंचा है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का पार्ट है। चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए अब। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर बताइए आप, कौन सा है? नॉन स्टॉप चलेगी क्लास। आप लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सबको बुला लो जल्दी से। देखो, 2 नंबर के प्रश्न में होगा बी ऑप्शन, तारागढ़। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ का जो उच्च पठार है ना, उससे अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां ही कहलाती हैं। वो सर्पिलाकार आकार में है, नाग पहाड़ के रूप में, पश्चिम के अंदर है अजमेर के। और इस प्रदेश की औसत ऊंचाई आपसे पूछे समुद्र तट से तो 550 मीटर आप बता सकते हो, एवरेज हाइट जो पर्वत है यहाँ पे। आगे चलते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, कोपेन, थॉर्नवे, ट्रिवार था, इन लोगों ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो सबसे ज़्यादा सबने तो देखो वर्षा को तो माना ही माना है आधार, जलवायु का वर्गीकरण करते टाइम में। अब यहाँ पे होगा थॉर्नवेट। देखो, राजस्थान में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण है, उनमें सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है? तो सर्वमान्य वर्गीकरण थॉर्नवेट का ही है दोस्तों। सर्वमान्य थॉर्नवेट का। या आप कहोगे सर कोपेन का है। जी नहीं, कोपेन का नहीं है, थॉर्नवेट का है सर्वमान्य, ध्यान रखना इस चीज का आप। और आधार वनस्पति, वनस्पति को भी माना इन्होंने, इन्होंने वर्षा को भी माना, इन्होंने वाष्पीकरण को भी माना। आधार, कई चीजों को आधार मान करके किसी चीज का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 4। तो बताइए, राजस्थान राज्य में जून माह से सितंबर माह की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर? पूर्व से पश्चिम की ओर, निम्न में से किसकी मात्रा में निरंतर कमी आती है? बताओ। देखो कितना आसान प्रश्न है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है, फटाफट कर दो उत्तर इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की मात्रा में कमी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, जून से सितंबर माह का टाइम पीरियड होता है ये वर्षा का। राजस्थान में ज़्यादातर बारिश इसी टाइम में होती है, जून से सितंबर। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, अरावली पर्वतमाला के इधर वाला, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इधर कम होती है। अगर हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे ना, तो बारिश की मात्रा में आएगी कमी। और अगर अपन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे ना, तो बारिश की मात्रा में होगा इजाफा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर के प्रश्न में बताइए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? बताओ। आपके बार राजस्थान जीके ही है ऐसा जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, तो रोजाना इस क्लास में आ जाया करो आप। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई?
पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? बताओ, बांस, नीम, धोकड़ा और गुलर। 6 नंबर के प्रश्न में तो भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा? धोकड़ा के वन ज्यादा पाए जाते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। पश्चिमी राजस्थान में ईंधन की जो लकड़ी होती है उसका कोयला बनाने में काफी उपयोग किया जाता है धोकड़ा। इसका अगर आपको वानस्पतिक नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? वानस्पतिक नाम पता है आपको किसी को? कोई बता पाएगा? कमेंट बॉक्स में छापो, देखे जल्दी से। जो राजस्थान का टोटल वन क्षेत्र है ना, उसका 50% तो वन क्षेत्र धोकड़ा का ही है राजस्थान में। आप ये मत समझ लें राजस्थान के कुल का 50% क्षेत्रफल का, नहीं। राजस्थान के अंदर जो टोटल वन क्षेत्र है ना, उस कुल वन क्षेत्र का 50% ढोकड़ा का वन क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, अलवर, भरतपुर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में मिलता है ये। वानस्पतिक नाम है इसका दोस्तों एनोजिस। एनोजिस नो है ये, ठीक है। पंडुला, एनोजिस पंडुला। क्लियर? याद रखना, वानस्पतिक नाम पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी बारिश होती है ना तो कहां पर बाढ़ आती है? बताओ। 7 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। तो गाइस 7वें नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बालोतरा। 7 से शुरू कर दीजिए। तो पुष्कर की पहाड़ियों की बात कर रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोतरा। लूनी नदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, पिछली क्लास में मैंने बढ़िया तरीके से इसको क्लियर किया था। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है ये। आना सागर से। चलो, इसके अंदर बाढ़ आती है जब पानी यहाँ पे ज्यादा आएगा ना, अजमेर में ज्यादा बारिश होगी तो नॉर्मल सी बात है, नदी में पानी ज्यादा आएगा और ज्यादा आने की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न अपना, निम्न में से किसे अकीक या गोमेद कहा जाता है? सुना है कभी आपने ये नाम, अकीक या गोमेद? देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाते हैं इसका। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, सुलेमानी पत्थर है ये। सुलेमानी पत्थर को अकीक या गोमेद कहा जाता है। राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान में ये आपको मिलेगा। पूरे भारत में एकाधिकार ही है ये, मानो आप। राजस्थान में भी एकाधिकार है, कुछ जिले हैं झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ऐसे करके इन जिलों में मिलता है ये। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, सीकर जिले में सलादीपुरा क्षेत्र किस उर्वरक खनिज से संबंधित है? ठीक है, आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पाइराइट एक उर्वरक खनिज है। उर्वरक खनिज है ये। इसका प्रयोग है ना उर्वरक और गंधक का तेजाब बनाने में किया जाता है। इसके जो भंडार हैं सीकर जिले के अंदर आपको मिलेंगे। सीकर जिले में पूरी तरह से लगभग ये राजस्थान में निकलता है। पायराइट अधिकांश सीकर जिले से ही निकलता है। और यहाँ पे सलादीपुरा क्षेत्र है ना, यहाँ पे उर्वरक का कारखाना भी लगाया गया है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 से प्रश्न आ रहा है। बताइए, राज्य के कितने जिलों में 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या के लिंगानुपात में कमी हुई है? बहुत अच्छा, सही है। चलो, तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? 30 जिले। अब 33 जिले बचे हैं जहां पे वृद्धि हुई है। तो मैं आपको डायरेक्ट 30 ना बता के 3 बता दूंगा तो हेडेक खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, तो 3 के अंदर देख लीजिए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। इनके अंदर तो क्या हुआ है, बढ़ा है, और बाकी में कमी हुई है। बाकी जो 33 जिले बच गए उनमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चार्टर अधिनियम में प्रथम बार कंपनी सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? बताइए।
दोस्तों यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर खोला गया या कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ? स्पाइस पार्क पहला। अच्छा, पहला तो बता देंगे आप, लेकिन कोई दूसरा भी बता सकता है क्या? राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क, पहला जोधपुर। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। जोधपुर के बाद में दूसरा कोटा के अंदर, कोटा, रामगंज मंडी कोटा। ठीक है, चलिए। 13 नंबर का प्रश्न है, ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला बताइए कौन सा है? दोस्तों ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला है जोधपुर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 2005 के अंदर ई पेशी से जुड़ा था ये। राजस्थान का तो पहला जिला है और देश का है दूसरा, देश का दूसरा जिला है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की विकास दर कितनी दर्ज की गई, बता दो। बढ़िया। तो यहां पर दोस्तों आंसर होगा 8.46%, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, नीमराणा के बाद राज्य में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 15 नंबर के प्रश्न में अभी बन चुका है, वैसे इसका काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आवागमन भी शुरू हो चुका है, यातायात भी। तो इसमें दोस्तों किशनगढ़ अजमेर आएगा राइट आंसर। 2013-14 का जो बजट था ना, उसके अंदर इसकी घोषणा हुई थी। 282 बीघा जमीन इसके लिए रिजर्व की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करो क्या होगा। वन, कोयला, परमाणु ऊर्जा और पेट्रोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वन। नवीकरण ऊर्जा खनिज कई होते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, ऐसे करके सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए, क्या है? देखो, शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा देना। जी साहब, सही बात है। शहरी आधारभूत ढांचे के विकास में लोक निजी सहभागिता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। और शहरी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। तो इसमें गाइस डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अपना। ठीक। 18 नंबर का प्रश्न देखिए बाप, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण बता दो बाप, क्या होगा इसमें राइट आंसर? मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा वर्षा की अत्यल्प मात्रा, पहला ऑप्शन। वर्षा की कमी की वजह से वनस्पति का अभाव रहता है और मिट्टी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चली जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन किया गया है, बताओ। बीकानेर के नरेश रतन सिंह के दरबारी कवि थे दयाल दास। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बी ऑप्शन, रतन सिंह बीकानेर का राजा था ये। इसका दरबारी कवि कौन था? दयाल दास। किसने लिखी थी ये? इसके अंदर राव बीका से लेकर के बीकानेर के जो महाराजा है ना, सरदार सिंह, उनके राज्याभिषेक तक का वर्णन इसके अंदर किया गया। प्रश्न 20 नंबर का बताओ, गुणभास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुणभास हेम कवि के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न में तीसरा ऑप्शन होगा। जोधपुर के राजा थे गज सिंह। गज सिंह का नाम सुना है तुमने? इनके समय में हेम कवि के द्वारा इसकी रचना करी गई थी, गुणभास की। जो गज सिंह ने राज्य विस्तार किया था ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें। 21 में देखो, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से घरों में एकाधिक चूल्हे के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है, बताओ। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा आहड़, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ उदयपुर में है और यहाँ पर कुछ मकानों के अंदर 2-3 चूल्हों के बारे में पता चला है। एक मकान के अंदर तो 6 चूल्हे भी मिले हैं दोस्तों।
तो इस चीज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि संयुक्त परिवार वाली प्रथा थी यहाँ पे। आगे देखते हैं, राज्य में मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा? बता दो क्या उत्तर होगा इसका। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ना अपना आंसर होगा 8वीं से 10वीं सदी तक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार का शासन 8वीं से 10वीं सदी तक रहा था। प्रारंभ में इनकी जो शक्ति का केंद्र था ना वो मारवाड़ था। मारवाड़ से शुरू किया था इन्होंने जीतना। और उस समय राजपुताना का जो क्षेत्र था ना ये गुजरातरा के नाम से जाना जाता था। गुजरातरा, गुर्जर प्रदेश। गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण ये प्रतिहार थे ना, इनको गुर्जर प्रतिहार भी फिर कहा जाने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बताइए। हाँ जी, बाबर की सेना को, खानवा, नागौर, घाघरा या फिर बयाना। तो भाई बयाना आंसर होगा इसमें, बी ऑप्शन। पानीपत की विजय के बाद में, पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसके अंदर विजय के बाद में मुगल बादशाह बाबर की सेना ने क्या है ना, बयाना भरतपुर में है ये, इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। फिर फरवरी 1527 के अंदर राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगल सेना को परास्त किया और इसके ऊपर वापस अधिकार कर लिया था। तो वापस कब किया? 1527 में, युद्ध के अंदर जीत करके वापस से। अगला देखिए, निम्न में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। बताइए। उम्मेद सिंह जोधपुर का शासक बना था। तो यहाँ पर ना दोस्तों ये बना कब था, प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 जून 1918 के अंदर बना था ये, याद रखना डेट। इसका शासनकाल जो भारत स्वतंत्र हुआ था ना उस टाइम तक रहा था, 1918 से लेके 1947 तक, 1947 तक। महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद में है ना 21 जून 1947 को इनके पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बन गया था और इस समय देश आजाद हुआ था। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक थे, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। तो इनके साथ में मिलना चाहते थे हनुमंत सिंह, और उस टाइम के बीकानेर के जो नरेश थे उनको साथ लेकर के मोहम्मद अली जो जिन्ना थे ना उनसे मिलने पाकिस्तान भी गए थे ये। लेकिन 3 भाई साहबों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक तो बीपी मेनन, इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इसको समझाया, बेटी का बाप काइन धरियो जी कमाम, बड़े तेरा ताबड़तोड़ भूखा मरीला काहे रखियो जे पाकिस्तान के मायने, क्यों जिंदगी नरक में डाल रहे हो तेरी ने, है ना। तो राजी राजी मान जा, या फिर बेराजी भी मना आओ जमान। तो भाई साहब क्यों ना क्यों डोज दिया ही जा, रात में गया जाए तीनों। तो फिर मान गया, फिर भारत संघ के अंदर मिल गया। चलो आगे चलते हैं। 24 में देखिए, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक बताइए आप। जालोर की जो चौहान शाखा थी इसका संस्थापक, पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने तुम्हें, तो बताओ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइस देखिए इसमें आंसर क्या होगा, कीर्तिपाल, नंबर 1 ऑप्शन। हाँ, कीर्तिपाल जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करी थी? बता दो क्या उत्तर होगा। हाँ जी, ढूंढाड़ी बोली मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो आपने सुनी वो ढूंढाड़ी थी। तो भाई देखो इसमें क्या उत्तर होगा, सवाई प्रताप सिंह, नंबर 1 ऑप्शन। कछवा शासक था ये, सवाई प्रताप सिंह का पुत्र था जगत सिंह। तो जगत सिंह ने 1818 के अंदर, 15 अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि करी थी। जगत सिंह ने मेवाड़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी से विवाह के प्रश्न के ऊपर एक व्यक्ति था अमीर खा पिंडारी, उसकी सहायता ली थी। और जो गिंगोली का युद्ध हुआ था ना, याद रखना गिंगोली का युद्ध किससे संबंधित है। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। इसमें अजित क्या था, इसने एक वैश्या थी जिसका नाम था रस कपूर, इसके प्रति इसका विशेष लगाव था, इसलिए जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है ना। तो आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, प्रताप सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
राजस्थान की सेना के द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली लाग जो थी ना, उसके बारे में बताओ, क्या नाम था उसका? हाँ जी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर वन ऑप्शन खिचड़ी लाग, ठीक है ना। हाँ, जागीरदार द्वारा अपने प्रत्येक गांव में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ली जाने वाली जो लाग होती थी वो खिचड़ी लाग कहलाती थी। राज्य की सेवा जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी ना, जो मतलब स्टेट की जो मिलिट्री हुआ करती थी, ये किसी भी गांव के पास में पड़ाव डालती थी, रुकती थी, तब उसका जो भोजन का इंतजाम है ना वो गांव वालों को ही करना पड़ता था। तो वही एक लाग था ये। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, बता दो क्या उत्तर होगा। हाँ जी, तेजाजी मेले का आयोजन दोस्तों परबतसर, कहाँ पे? नागौर में। परबतसर नागौर। कब? अगर आपको तिथि पूछ ले तो बता देना भाद्रपद शुक्ल दसवीं। भाद्रपद शुक्ल दसवीं। राजस्थान के नागौर जिले के परबतसर में भरता है ये मेला। एक पशु मेला है और नागौरी बैलों के लिए काफी फेमस है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था, बताओ कौन था वो? बोलियों का अध्ययन करने वाला। हाँ जी, तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, G.A. गियर्सन, सेकंड ऑप्शन। मतलब डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन इनका पूरा नाम था। ये एक अंग्रेजी भारतीय भाषाविद थे और इन्होंने इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। इसके अंदर जो भारतीय भाषाएं हैं इनके ऊपर काम किया था और इसके अंदर राजस्थानी के ऊपर इन्होंने सर्वेक्षण किया था। याद रखना, डॉक्टर गियर्सन को राजस्थानी की जो बोलियां हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, उनके वर्गीकरण और इनके ऊपर इनको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर गियर्सन को। तो बोलियों से संबंधित गियर्सन का नाम याद रखना। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, बताओ? तो दोस्तों यहाँ पर क्या उत्तर होगा, मैं आपको कहूं कि बताओ भाई जसनाथ जी का जन्म किस सन में हुआ था? जन्म तो 1482 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1482 ईस्वी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? बीकानेर के अंदर तो हुआ था, लेकिन गांव कोई बताएगा क्या मुझे? कतरियासर गांव के अंदर। कतरियासर बीकानेर में हुआ था और इन्होंने जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो संस्थापक जसनाथी संप्रदाय के यही हैं। निर्गुण भक्ति के संत थे ये। तो ये प्रश्न आता है ना कई बार कि बताइए निम्न में से कौन सा संत निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है? निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले कौन से हैं? तो ये थे। आगे देखिए, लोक देवी जीण माता का मंदिर बताइए। 32 में क्या उत्तर होगा? जालोर, बिलाड़ा, सीकर, करौली। अच्छा, एक प्रश्न लगे हाथ पूछ लेता हूं, बताइए जीण माता किनकी आराध्य देवी है? आराध्य देवी किनकी है जीण माता? कौन बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर तो होगा दोस्तों सीकर। आराध्य देवी है चौहानों की। याद रखना, रट लेना, यहीं पे दिमाग में बिठा लेना। जीण माता का मंदिर केवल सीकर ना आए, कोई गांव का नाम आ जाए तो रेवास कर देना। रेवासा सीकर। किस प्रतिमा की पूजा होती है? 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है इनकी। अष्टभुजी प्रतिमा की पूजा होती है भाई साहब। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण है ना किसने करवाया था? निर्माण, इस मंदिर का निर्माण चौहानों के शासक थे पृथ्वीराज प्रथम। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और जीण माता को है ना हर दिन 2.5 प्याले किसके पिलाए जाते हैं बताओ? शराब के। नशा में राखी जी बाबड़ी जीण माता ने, है ना। 2.5 प्याला शराब का पार, पूरे दिन नो टेंशन रह जाए, जाओ जिन आशीर्वाद दे जाए भाई, देखे जो जार। अच्छा, मेला, एक और प्रश्न रह गया, इनका मेला कब लगता है भाई? तो गाइज इनका मेला लगता है चैत्र और आश्विन के महीने के अंदर, 2 बार लगता है नवरात्रों में, साल में, चैत्र एंड आश्विन, नवरात्रों के अंदर। अभी भी खत्म हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था? नाम बता दीजिए उसका।
यहाँ पे आंसर क्या होगा? सवाई प्रताप सिंह, नंबर 1 ऑप्शन। सवाई प्रताप सिंह खुद भी ब्रजनिधि के नाम से जाने जाते थे। ब्रजनिधि इनका भी एक उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेवाड़ में रावल व भाट जाति मतों में, हाँ, ठीक, क्या बजाते हैं? रबाज बजाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रबाज है ना, सारंगी की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, सारंगी की तरह होता है ये। इसके अंदर तार की संख्या पूछ रहे ना, तो दोस्तों इसमें 12 तार होते हैं और ये नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। नाखूनों की सहायता से इसको बजाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, किस संगीत जीवी जाति के पुरुष को जागरी कहा जाता है? बताओ तो क्या उत्तर होगा इसमें? लॉक करो फटाफट से। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? पातुर। पातुर। समझ में आया क्या आपको प्रश्न? नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, एक तो जोधपुर, जोधपुर के अंदर विशेषता फलोदी, नागौर, पाली और जालोर, मतलब वो वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर नाचने और गाने, इनके अलावा वैश्यावृत्ति का पैसा अपनाने वाली जो स्त्रियां होती है ना, उनको पातुर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पातुर कहा जाता है। और इनके जो पुरुष होते हैं ना, उनको कहा जाता है दोस्तों क्या? जागरी। पुरुषों को जागरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर का रस खान। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? राव अली बख्श, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? बताओ। 37 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। लाइक का बटन किस किस ने नहीं दबाया बताओ। अब आप सोच रहे हो सर ये भी कोई प्रश्न है पूछने का? लाइक का बटन तो हम आते ही दबा देते हैं। देखो कितने प्यारे हो तुम। चलो देखो, क्या आंसर होगा? बूंदी शैली, तीसरा ऑप्शन। इस शैली में क्या है ना, पशु पक्षियों का काफी अच्छा चित्रण किया गया है, इसलिए इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे, उनका मैं नाम बता देता हूँ। चित्रकारों के बारे में प्रश्न आते हैं। सुरजन अहमद अली, जो इम्पोर्टेंट है ना आने वाले, उनके बारे में बता देता हूँ। अहमद अली, रामलाल और किशन, साधुराम। वैसे ना सारे नाम हमारे आस पास में भी है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सा एक आभूषण गले में नहीं पहना जाता? बता दो। 38 में क्या उत्तर होगा? थैंक यू, थैंक यू। चले देखें, तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा करघनी, पहला ऑप्शन। कमर में पहने जाने वाली सोने और चांदी की झूलती हुई, झूलती हुई जो श्रृंखलाएं होती है ना, जिनकी पट्टी जो लहंगे से बाहर की ओर आपको दिखाई देती है बाईं साइड में, है ना, उसको कहते हैं करगनी। इसका एक और नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? कणकती। एक दिन फोटो दिखाया था ना मैंने तुम्हें। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, बताइए। 9 महल एक जैसे, जिनके बारे में मैंने बता रखा है, प्रकाश सबके लास्ट में आता है, तो आसानी से याद हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नाहरगढ़ का किला, तीसरा ऑप्शन। सवाई माधो सिंह प्रथम जो था ना, सवाई माधो सिंह प्रथम, इसने बनवाया था। अपने जो 9 पासवान थे उनके लिए काफी प्यार करता था ये उनसे। नाहरगढ़ के किले में सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश प्रकाश लगा लेना सबके आगे, है ना। मैं नाम लिख देता हूँ। एक है खुशहाल प्रकाश, जो ज्यादा हंसती थी ना, उसको ये खुशहाल वाला टिका दिया। एक जवाहर प्रकाश, जवाहर नगर भी है जयपुर में, और जहाँ जवाहर प्रकाश ये भी है यहाँ पे। एक है ललित प्रकाश, काफी लाल लाल थे तो ललित कर दिया। एक था आनंद, ये स्त्रियां थी, आनंद प्रकाश, काफी आनंद में होती थी शायद। एक थी लक्ष्मी प्रकाश, शायद इससे बात करता था तो लक्ष्मी बरसती थी। एक थी चांद प्रकाश,
शायद चांद जैसा मुखड़ा था इसलिए चांद प्रकाश कर दिया। और एक थी फूल प्रकाश, तो शायद फूल की तरह खिल रही होगी इसलिए फूल। और एक थी बसंत, उसको देखते ही बसंत ऋतु आ जाती होगी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है। काफी देखने लायक रोचक तथ्य हैं यहाँ पे। संगमरमर से बने हुए हैं। टोटल तो 5 मंदिर हैं यहाँ पे, जिनके अंदर 2 काफी इंपॉर्टेंट हैं। विमल शाही का मंदिर है पहला मंदिर। प्रथम मंदिर का निर्माण गुजरात का एक चालुक्य राजा था भीम प्रथम, उसने करवाया था। और गुजरात पास में ही पड़ता है, वहाँ पे आबू के पास में ही पड़ता है। काफी गुजराती लोग यहाँ पे आते रहते हैं छुट्टियां वगैरह मनाने के लिए। आदिनाथ को समर्पित है ऋषभ देव जो है ना जैन तीर्थंकर। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, उनको समर्पित है पहला मंदिर। और दूसरा मंदिर 22वें जो तीर्थंकर थे ना जैनियों के, नेमिनाथ, उनको समर्पित है। 1230 में तेजपाल ने बनाया था। अगला देखिए, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल बताइए कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा? टोंक, जयपुर, लावा, सरदारगढ़, झालावाड़। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, जयपुर। जयपुर के राजमहलों में स्थित मुबारक महल का निर्माण है ना सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था अतिथि लोगों के लिए। और शैली की बात करें तो मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला में बनवाया था इसका। मतलब हर तरह के आदमी आएंगे तो उन सब के तरह अलग हिसाब से बनाया था। सैयद फखरुद्दीन की मजार बताइए कहाँ पे स्थित है। भगवानपुरा, गलियाकोट, मेड़ता और महुआ। महुआ दौसा में है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, गलियाकोट। सैयद फखरुद्दीन की मजार, इनकी मृत्यु गलियाकोट के अंदर हुई थी इसलिए यहाँ पे इनकी मजार भी बना दी। मुख्य तीर्थ स्थल भी है गलियाकोट डूंगरपुर में। 44 देखिए, गजरूप सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों गजरूप सागर का जो निर्माण है ना, ये करवाया गया था महारावल गज सिंह के द्वारा। नाम से भी हमें पता लग जाता है कई चीजों का। तो ना भी आए तो तुक्के सही बैठ जाते हैं कई बारी, है ना। देखो इसके पास में है ना एक भारती बाबा का मठ है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में निकल करके आएंगे, पूछा जा सकता है बताइए भारती बाबा का मठ कहाँ पे है। कल आप लाइब्रेरी या जाते हो लाइब्रेरी आप, तो लाइब्रेरी जाते हो तो वहां पे पूछना अपने दोस्तों से, बताओ मेरे को भारती बाबा का मठ कहाँ पे है, किस सागर के पास में है। स्वांगी देवी का मंदिर भी यहीं पे है जैसलमेर के अंदर। स्वांगिया देवी, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न 45, किशनगढ़ चित्र शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था बताइए। सही है ना, बढ़िया। चलो तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तीसरा ऑप्शन, सावंत सिंह। सावंत सिंह को नागनी दास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने चित्रकला को काफी हाई लेवल तक पहुंचाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ बताइए। बढ़िया। कब हुआ था? 295 ईस्वी में, काफी पुराना है। गग्गर नदी के किनारे है ये। गग्गर नदी के मुहाने पर बना हुआ है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। इसका निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी। यार कैसे याद कर लिया इतनी पुरानी पीढ़ियों को भी। 90 नंबर की पीढ़ी के एक जैसलमेर के भाटी राजा हुए थे भूपत, इन्होंने करवाया था। 90वीं पीढ़ी, यार मतलब हद होती है ना कई चीजों की। तो चलो आगे देखते हैं। तो 47 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो दोस्तों यहां पर उत्तर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, आर्टिकल 153। ठीक है भाई, 153 नंबर का आर्टिकल, राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति जो होता है ना,
2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा का हो सकता है मतलब। लेकिन वो जिस राज्य का निवासी है ना, उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। कोई दूसरे राज्यों का हो सकता है। ऐसा कई बार होता भी है। ठीक है? कोई भी राज्यपाल होता है, वो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। वास्तविक शक्तियाँ इसके पास में नहीं होती हैं, उस राज्य की। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के पास में होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है। चलिए, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बताओ। 48 में क्या उत्तर होगा? कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री का सचिव करता है, राज्यपाल का वह सचिव करता है या फिर मुख्य सचिव करता है? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आएगा डी ऑप्शन। हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है पर ये काम। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि जो मुख्य सचिव होता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है? बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर। कौन करता है इसकी नियुक्ति? उत्तर बता दो, मैं आगे चल रहा हूँ फिर। अगले प्रश्न को पूछ लेता हूँ, फिर मैं आंसर बता दूंगा, नहीं आ रहा है तो आपको। यदि कोई पक्षकार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है? बताओ भाई। कोई भी हाई कोर्ट है किसी भी राज्य का, और आप वहां पे कोर्ट लड़ रहे हो किसी केस को, जो मतलब आप सही हो और फैसला गलत आया है, तो अब आप कहाँ पे अपील कर सकते हो? तो गाइज, आप कर सकते हो एससी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। पर अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन होगा ना, फिर वो मान्य होगा, क्योंकि इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है भारत में। तो इसका डिसीजन सर्वमान्य होता है, सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वमान्य डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ध्यान रखना। तो आप इस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये अंतिम डिसीजन होगा। तो इसमें डी होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सीएम होगा। मुख्यमंत्री करता है नियुक्ति मुख्य सचिव की। अगला प्रश्न देखिए अब आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये नियुक्ति की जाती है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न का तो उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। याद रखना, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 316, 316 नंबर के आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करता है राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य। अब जरूरी नहीं है राजस्थान लोक सेवा आयोग ही वो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी भी हो सकता है, ये है ना, कोई भी स्टेट का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, उसका ऐसे ही सिस्टम होता है पूरे देश के अंदर। समझ रहे हो? गुड। देखिए दोस्तों, मैंने एक वो भेजा है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए आप सब, एक लिंक आ रहा है आपके पास में, इस लिंक के ऊपर सबको क्लिक करना है। अगर आपने ये नहीं देखा है ना, इसके अंदर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा। 9th क्लास की कंप्लीट ज्योग्राफी राजस्थान की और इंडिया की पूरी पढ़ा दी है। ये वीडियो आपको जब भी टाइम मिले, अभी टाइम है तो अभी भी देखना शुरू कर सकते हो आप, बट इसके लिंक को सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी की क्वेश्चन है ना 9th क्लास की बुक से ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए पूरी कंप्लीट बुक एक ही वीडियो में करवा दी है। लिंक चल रहा है कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर क्लिक करो और ये वीडियो देखिए।